हम लोग तीनों लॉज ऑफ इक्वेशन का किए, इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का अब पढ़े न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो तुम लोग को लर्न करने दिए सेकेंड पार्ट में। तो एक वर्ड आता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। कोई चीज अस्थिर है तो वो अस्थिर ही रहेगा, कोई चीज गतिशील है, मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा। तो इसको कहते हैं इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि अगर वो अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो जब तक उस पर बाहरी फोर्स नहीं लग जाएगा तब तक वो अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होता है कि वो अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट तो वो क्या रहेगा? इट ऑलवेज स्टेट इन द रेस्ट, तो वो हो जाएगा इनर्शिया का स्टेट कौन सा? तो वो स्टेशनरी में, मोशन में है तो मोशन में। सेकेंड लॉ से कैसे F इज इक्वल टू ma हम लोग निकालेंगे सेकेंड में। तो इसमें क्या होता है? सेकेंड लॉ देखा कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ। कोई चीज अगर ज्यादा स्पीड से जाता है और वो टकराता है तो क्या होता है? ज्यादा जोर से लगता है, तो वेलोसिटी ज्यादा रहे या मास ज्यादा रहे, तो ये मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू mv। इसका यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? तो देखो मास क्या हुआ? मास का होता है किलोग्राम, ये है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट हुआ। किसका यूनिट हुआ? किसका यूनिट? मोमेंटम का। मोमेंटम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसके लिए कौन क्वांटिटी होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? SI में यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मास का हो गया, ये वेलोसिटी का, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और CGS सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके। अब सेकेंड लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों, एक ऑब्जेक्ट है ये और इसमें मास है, ये इसको वेलोसिटी है और ये चल रहा है, तो इसको मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो ये इसको जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही इसमें मोमेंटम बढ़ते जाएगा। और किस तरफ होगा मोमेंटम? तो जिधर फोर्स होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज क्या होगा? पहले इसमें कुछ अलग स्पीड था, बाद में कुछ अलग स्पीड हुआ, तो माइनस कर दो तो चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस पर ये कैसे सेकेंड लॉ फोर्स का जो डेरिवेशन हुआ है फॉर्मूला का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला तुमको कहेगा कि सेकेंड लॉ से बताओ। इनर्शिया जुड़ा है फर्स्ट लॉ से और फोर्स जुड़ा है सेकेंड लॉ से। अब ये हुआ, पहले ये लिख देंगे कि उनका लॉ क्या है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो मास इंटू यू क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो mu और mv। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बोला था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या? mv माइनस mu अपॉन t। m कॉमन कर लो, v माइनस u बाई टी। v माइनस u के जगह क्या लिख दो? a। v माइनस u बाई टी के जगह a लिख दिए, तो m और एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस u बाई टी, तो v माइनस u बाई टी के जगह a आ गया, ये m रह गया, तो क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू क्या आया? ma। अब हम लोग सेकेंड लॉ में क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? ma।
यही हुआ प्रोपोर्शनल का सिंबल। इसको कैसे पढ़ोगे? एम ए वेरिएज एफ, यानी एम ए बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एम ए बढ़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू, जब भी ये प्रोपोर्शन को हटाते हैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स में पढ़े हो, तो ये हट गया और के लग गया एम ए के साथ, तो क्या हो जाएगा? अगर के का वैल्यू 1 होगा तो क्या आ जाएगा? के की जगह 1, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। यही हुआ फॉर्मूला हमको जानना कि एफ का फॉर्मूला। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ये हो गया, अच्छे से समझ में गया? क्या क्या लिखोगे? ये लॉ लिख दोगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट ये लिख देना, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एम भी माइनस एम यू बाई टी, एम कॉमन के भी माइनस यू बाई टी की जगह ए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम ए। ये सब लिख के करोगे एक बार, तब तक नहीं समझ में जाएगा जब तक इसे लिखोगे नहीं खुद से। समझ में गया? अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। हर चीज का यूनिट देखा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग इतने चीज का देखे थे यूनिट। अभी मोमेंटम का क्या पढ़ा? मोमेंटम का, मोमेंटम हिंदी में संवेग बोलते हैं, तो इसका क्या पढ़ा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। अब फोर्स का पढ़ते हैं, तो फोर्स को क्या लिखते हैं? एफ। इसका फॉर्मूला एम ए, तो एम का क्या हो जाता है? किलोग्राम, और ए का एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू एम ए। एम का मास हुआ तो मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतना बड़ा कौन बोले, इसके जगह क्या बोल दिया? न्यूटन। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। एन लिखोगे, जैसे तेरे में कितना बल है तुम्हारे में, तो 15 न्यूटन बल है तो 15 एन बोलेंगे, इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलेंगे। या फिर छोटा यूनिट में क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह ग्राम बोलेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर बोलेंगे, सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये भी कौन बोले, तो इसके जगह क्या बोल देता है? डायन। ये लोग साइंटिस्ट के नाम पर रख देता है। तो फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हुआ? न्यूटन, और सीजीएस में क्या बोलेंगे? डायन। अब ये 1 किलोग्राम 1 न्यूटन मतलब कितना डायन? तो 10⁵ डायन। क्या होगा? 10⁵ डायन। ये हो गया कि 1 न्यूटन में कितना डायन, तो 10⁵. ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो। फोर्स का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन, और छोटा यूनिट डायन। ओके। फर्स्ट लॉ किससे जुड़ा था? इनर्शिया से। सेकेंड लॉ किससे जुड़ा? फोर्स से। फोर्स का फॉर्मूला मिला, क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स का यूनिट न्यूटन। अब थर्ड लॉ क्या दिया? न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे गति का नियम। एवरी एक्शन फोर्स, ये एक्शन किए तो बुक पर लगा, अब बुक पेन पर लगाया तो वो रिएक्शन फोर्स हो गया, तो दोनों इक्वल होगा। हम जितना जोर से किसी चीज पर मारते हैं वो चीज भी मुझे उतनी ही जोर से लगाता है। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। दोनों एक ही समय होता है, अलग अलग टाइम में नहीं होता है। ओके। इस पर क्या बना? रॉकेट का जो निर्माण हुआ वो इसी पर हुआ, क्योंकि रॉकेट पीछे तरफ धुआं छोड़ता है, स्मोक, और वो आगे उड़ता है। कोई भी चीज ऐसे ही पीछे, रॉकेट हम लोग दीपावली में छोड़ते हैं तो वो पीछे से धुआं छोड़ता है, तो वो हो गया एक्शन फोर्स। और धुआं क्या कर रहा है? उसको आगे की ओर एक्सपेल कर रहा है। तो एक्शन रिएक्शन। लाइफ में आज जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा रिएक्शन होगा। तो एक्शन करोगे तो रिएक्शन अच्छा रहेगा। अब आया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये लास्ट चीज तुम लोग क्या पढ़ने का, तब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहले इसका लॉ क्या कहता है, समझो कोई दो चीज टकराया,
एक बाइसिकल है, एक मोटरसाइकिल है, टकराया, तो बाइसिकल का अपना मोमेंटम होगा और मोटर बाइक का अपना मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है? इसका मास इंटू वेलोसिटी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? P इज इक्वल टू mv, नहीं, उसका यूनिट क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? तो अगर दो चीज टकराया तो टकराने से पहले दोनों में क्या था? मोमेंटम था, इसका अपना अलग था, इसका अलग था। टकराने के बाद क्या होगा? तो एक का ज्यादा हो जाएगा या एक का कम हो जाएगा। लेकिन टकराने से पहले दोनों के मोमेंटम को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू और टकराने के बाद जो मोमेंटम का वैल्यू ऐड करेंगे दोनों का तो सेम होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट टकराता है, कोलाइड मतलब टकराना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो उसका मोमेंटम होगा, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद भी उतना ही दोनों का टोटल होगा। यानी वो क्या होगा? मोमेंटम। तो अब ये किसी स्कूल में पूछेगा, किसी में नहीं पूछेगा, जानना जरूरी है। ये क्या हुआ? m1u1 प्लस m2u2, ये एक ऑब्जेक्ट का हुआ मोमेंटम टकराने से पहले का, ये दूसरे का मोमेंटम हुआ टकराने से पहले का। ये दोनों को ऐड करेंगे तो टकराने के बाद एक का क्या होगा? m1v1, ये v1 क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। इस टाइम में दोनों का क्या लिए? m1u1 m2u2, इसका अपना मास, इसका अपना वेलोसिटी, इसका मास, इसका वेलोसिटी। टकराने के बाद वेलोसिटी बदल जाएगा तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब ये कैसे आया? तो पहले ये समझा कि क्या हुआ कि टकराने से पहले और टकराने के बाद उसका मोमेंटम का टोटल जो होगा वो सेम होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब ये अगर किसी स्कूल में पूछ दिया तो क्या लिखोगे? मोमेंटम अगर दो टकराता है तो ये भी फोर्स लगाता है, वो भी, तो एक को निगेटिव कर दिए, चूंकि एक अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा इधर लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन, एक अगर इधर से टकराया तो एक का इधर से, इसलिए क्या हुआ? F2 एक लगाया फोर्स तो दूसरा लगा रहा है माइनस F1, लेकिन दोनों फोर्स बराबर लगाएगा। अब इसका F इक्वल टू क्या पड़े? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F2 ये दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसके मास को m2 नाम दिए, एक्सेलरेशन को a2। F इक्वल टू ma पढ़े ना, तो उस हिसाब से बैठा है F1 m1 a1, ये दोनों का अपना F का वैल्यू डाल दिए चूंकि F इक्वल टू ma। अब एक क्या हम लोग जानते हैं? a एक्सेलरेशन है v माइनस u बाई टी, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो vt माइनस u2 बाई टी। तो इसके जगह m2 को m2 रखे, एक के जगह इसमें m1 को वही रखे और एक को क्या किए? v1 माइनस u1 बाई टी। अब दोनों में t है तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? m2 v2 माइनस u2, m1 v1 माइनस u1। अब मल्टीप्लाई कर दो, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1, और ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा m1 u1। अब m1 v1 को एक तरफ कर दो, m2 u2 वाले को एक तरफ, तो ये क्या है? m1 v1 माइनस है तो प्लस हो गया m1 v1 प्लस, और ये m2 v2, और ये m1 u1 ये उधर गया माइनस से प्लस। यही हुआ, ये हुआ टकराने से पहले का मोमेंटम, ये हुआ टकराने के बाद का मोमेंटम। ओके, ये क्या पढ़े? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या ये भी कह सकते हो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। ये करने का, ठीक है, इस समय इतना पढ़ लेने का, लॉज पढ़ लेने का। अब हम दो मैथ्स बनाते हैं जो यहां सॉल्व किया है। द मास ऑफ ए कैनन, कैनन किसको बोलते हैं? तोप को, 500 किलोग्राम एंड रिक्वायर्स विथ ए स्पीड, ये स्पीड हो गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम? तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास ये 500 और ये वेलोसिटी, बस फॉर्मूला याद है, बैठा दिए।
कंप्लीट। ये कभी बाद में करता हूं, लेकिन इसमें वही है, ऑब्जेक्ट का मास ये सब पुट करते जाता है। ये देखोगे तो कुछ बच्चे समझ जाओगे, लेकिन अभी इसको मैं पोस्टपोन करता हूं। अब कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का देखो। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो वेलोसिटी तभी उसका कम होगा तो निगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमेशा वेलोसिटी सेम रहेगा। अब तीसरा कॉलम से क्या मिलेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन ए व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड के बाद वो रुक गया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो निगेटिव हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव सब मैचिंग क्या हुआ, ये फर्स्ट में जाएगा, ये सेकेंड जगह पे आएगा, ये थर्ड। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट का, दूरी और विस्थापन का, तो दोनों का परिभाषा डेफिनेशन लिख दिए। एक दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर। स्केलर किसको कहते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर कहते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का भी इसमें डिस्टेंस क्या हो सकता है, ज्यादा होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो सकता है। तो ये जब क्वेश्चन आंसर पूरा सेट दूंगा तुम लोग को, तो उसमें ये देख लो। दो मैथ्स बनाते हैं और उसको कैसे बनाएंगे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड में 18 मीटर चला, फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड में 22 मीटर चला, फिर 3 सेकेंड में 14 मीटर चला। तो पूछा व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा इसका स्पीड। तो पहले टोटल डिस्टेंस कर लेंगे। इसका 3 मैथ्स देखो जो एग्जाम में तुम लोग को स्कूल में पूछेगा। यहाँ 4 मैथ्स है, अभी 3 बताता हूँ। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, पहला 3 सेकेंड में 18 चला, दूसरे 3 सेकेंड में कितना चला है 22, फिर तीसरा 3 सेकेंड में कितना चला 14। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 18 प्लस 18 प्लस 18 54 मीटर। 3 बार चला है, 3 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड, तो 9 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 54/9, 9 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या आंसर दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड। एक के जैसा ही डी है। एक आदमी तैरता है, स्विम करता है, तो 100 मीटर गया पहला 40 सेकेंड में, फिर दूसरा 40 सेकेंड में 80 मीटर गया, और 45 मीटर गया 20 सेकेंड में। तो 3 डिस्टेंस हुआ 100 मीटर, 80 मीटर और 45 मीटर। तीनों को ऐड कर लिए, कितना हुआ 225 मीटर। सॉरी, तो 40 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड और 20 सेकेंड, 3 टाइमिंग था, 100 सेकेंड हुआ। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 225/100। 2 जीरो है, 2 घर के बाद डेसिमल बैठा दो। ये यूनिट लगाना जरूरी है। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वजन कितना है 16 किलोग्राम। तो ये क्या ले लिए, m = 16 kg। फिर क्या दिया है, उसका एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए क्या ले लिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करो, तो F = ma। तो m कितना 16 × 3, 16 3 जा 48 न्यूटन। क्यों न्यूटन लगाए, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चन आगे है कि इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तभी ऑब्जेक्ट का वजन कितना था 16 kg, तो फोर्स क्या आया था 48 न्यूटन। बोला इतना ही फोर्स अगर हम लोग कितना मास वाले पर लगाए 24 kg पर, तो क्या होगा एक्सेलरेशन, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। F = ma। F के जगह 48, क्यों यही 48 बोला लगाएंगे, तो मास अभी बदल गया 24 × a = 48 अपॉन 24, 24 2 जा 48, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सब मैथ्स है, तुमको u का वैल्यू दिया है, एक भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, टाइम भी दिया है। ये फॉर्मूला में बैठा दो, मिल जाएगा v का वैल्यू। ये सब उसके हिसाब से है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। डिसेलरेशन किसको कहते हैं, निगेटिव
डिसेलरेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को और क्या कहा जाता है? डिसेलरेशन। पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी होता है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन, तो यहां क्या लिखेंगे? निगेटिव एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग कोलिजन डैश रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम सेम रह जाता है, मोमेंटम कांस्टेंट। द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये फिल इन द ब्लैंक। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट को हम क्या कहेंगे? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो अभी तुम लोग अपना से पढ़ोगे, बाद में क्वेश्चन आंसर भी ये गिव रीजन सब में देंगे। तो अभी मेन इसमें क्या है, जितना सारा डेफिनेशन है वो लर्न करो, तीनों लॉ को याद करो। 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन, तीनों लॉ करोगे लर्न कट टू कट। एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, जो ग्राफ बना के बताए, वो इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लर्न कर जाओगे। फोर्स का फॉर्मूला कैसे हुआ? फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी समझो ये यहाँ है, तो इसको यहां से हटाने के लिए किसकी जरूरत है? फोर्स की जरूरत है। तो वही फोर्स हुआ जो इसकी स्थिति को बदल दे या बदलने की कोशिश करे। ठीक, तो सारा डेफिनेशन क्या क्या इंपोर्टेंट रहा वो सब पढ़ लो। मैथ्स भी थोड़ा सॉल्व करवा दिए। ये जो मैथ्स है वो इस स्टाइल में बनेगा, इस पर बैठा देंगे तो ये बन जाएगा। ऑल द बेस्ट, ध्यान से पढ़िए। ऑनलाइन अभी आप लोग का स्कूल का भी थोड़ा है, ये भी है, तो अपने आप में समय देने का। ठीक, तो पार्ट ये 3 हो गया, 3 पार्ट गया, थोड़ा ये लंबा बना, ज्यादातर कोशिश करूंगा 2 पार्ट में बने। ओम।